सुप्रीम कोर्ट में मदरसों की बड़ी जीत हुई है। मदरसा यानी वो स्थान जहां पर इस्लाम की पढ़ाई कराई जाती है। और देखिए वो कौन सा कानून है जिस पर बवाल मच गया था। क्या है विपक्षी कानून जो बरकरार रहेगा? कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया है। और ये भी देख लीजिए कि कैसे रिटायरमेंट से पहले सीजीआई ने सरकार को नया आदेश दिया है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए एससी में मुस्लिमों की बड़ी जीत कैसे कैसे अब वो जो मदरसों वाला कानून है वो बरकरार रहेगा। दूसरा, आखिरकार ये मदरसा कानून है क्या? तीसरा, क्या होता है मदरसा, ये भी आपको जान लेना बेहद जरूरी है। और चौथा, क्या है मदरसा का इतिहास। पांचवा, एससी के फैसले से कैसे गर्मा गई है राजनीति। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट यही है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में मदरसों की ये बड़ी जीत कैसे हुई है। तो देखिए सीजीआई समेत 3 न्यायाधीश बैठे हुए थे, उनकी पीठ लगी हुई थी। मैं आपको नाम बता देती हूँ, डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा। इन तीनों ने क्या किया, ये फैसला दे दिया कि जो यूपी मदरसा बोर्ड यानी उत्तर प्रदेश का जो मदरसा बोर्ड एक्ट है जो कि 2004 में लाया गया था वो संवैधानिक है। और ये भी जान लीजिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इस पूरे के पूरे एक्ट को असंवैधानिक बता दिया था। 17 लाख मदरसा छात्रों को बड़ी राहत मिली है इस पूरे के पूरे फैसले से। यूपी के मदरसों को अब कानूनी सुरक्षा प्राप्त रहेगी, यानी अब उनको बंद नहीं किया जा सकेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बताया था असंवैधानिक। अब देख लीजिए कि अगर आप कहानी के तौर पे जानते हैं कि क्या हुआ, अंशुमान सिंह राठौर एक याचिका लाते हैं, उस पर केस शुरू होता है और वो बोलते हैं कि देखिए ये जो मदरसा एक्ट है वो असंवैधानिक है, वो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 22 मार्च 2024 को ये फैसला दे दिया था कि हाँ ये बात सही है, ये असंवैधानिक है। और देखिए उन्होंने अपने फैसले में क्या कहा था कि एक्ट में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। मदरसों वाले बच्चों को स्कूल में भर्ती कराया जाए तुरंत। सरकार के पास विशेष धर्म का अलग से बोर्ड बनाने का कोई अधिकार नहीं है। और ये देखिए पूरा पूरा संविधान के खिलाफ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कह दिया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को गलत ठहराया। उन्होंने कहा है कि देखिए ये जो कानून है वो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं है और आप किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि एक रूल भी लगाया बीच में कि अभी तक जो मदरसा डिग्री दे रहे थे जैसे कि अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, उनको कामिल और फाजिल कहा जाता है, तो अब वो नहीं दे पाएंगे। मदरसे अब पीजी और रिसर्च सिलेबस तय नहीं कर पाएंगे। ये थोड़ा सा चेंज हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने जो चेंज किया है, यानी अब मदरसे जितने भी हैं 12वीं कक्षा तक सर्टिफिकेट दे सकेंगे लेकिन इसके आगे की डिग्री नहीं दे सकेंगे। धार्मिक शिक्षा कोई समस्या नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। सीजीआई समेत जितने भी ये दोनों न्यायाधीश हैं उन्होंने ये कहा है कि देखिए अगर आप धार्मिक शिक्षा देते हो तो उससे आपको कोई रोक नहीं सकता है। और तो और मदरसा जो कि कई सालों की संस्कृति है उसको खत्म भी नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही, लेकिन हमको यह ध्यान रखना चाहिए कि कैसे हम मदरसों की सुविधाओं को बढ़ाएं, कैसे उन पे और ज्यादा हम ध्यान दें, उनकी पढ़ाई को बेहतर बनाएं। हम इसको पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते, हमको इनको बेहतर बनाना है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। और देखिए यूपी सरकार ने भी एचसी में मदरसा एक्ट का बचाव किया था जब ये पूरा का पूरा केस इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा था। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आ जाती हूँ कि आखिरकार ये मदरसा कानून होता क्या है। तो देखिए साल 2004 में जब मुलायम सिंह यादव यानी समाजवादी पार्टी उनकी सरकार थी, उनके सरकार के बीच ये कानून लाया गया था। मदरसा शिक्षा को पूरे के पूरे निरंतर करने के लिए, उनको बेहतर करने के लिए ये पूरा कानून लेकर आया था। और तो मदरसा बोर्ड भी बनाया था, यानी स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की। और देखिए अगर मैं आपको इसकी डिटेल देती हूँ कि आखिरकार किस तरीके की पढ़ाई होती है, तो अरबी, उर्दू, फारसी, इस्लामिक स्टडीज, तिब जिसको हम पारंपरिक चिकित्सा कहते हैं कि किस तरीके से ठीक किया जाता है लोगों को, ये सारी शिक्षाएं, ये सारी कलाएं मदरसों में बताई जाती है। दर्शन शास्त्र जैसी पारंपरिक इस्लामी शिक्षा शामिल होती है। और मैं आपको अगर आंकड़े बताती हूं, उत्तर प्रदेश में करीब 25,000 मदरसे हैं जिसमें से लगभग 16,000 तो रजिस्टर्ड हैं यूपी मदरसा बोर्ड के तहत, लेकिन लगभग 8,500 अभी तक मान्यता वाले नहीं हैं। और देखिए कई बार आपने सुना होगा कि कैसे यूपी में योगी सरकार ने कुछ इलीगल मदरसों पर बुलडोजर चला दिया, कैसे उनका जो इनकम सोर्स है यानी जो उनकी पूरी फंडिंग आती है वो कैसे हो रही है। इन सब का जो है कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल मैटर रहता है। ये यूपी सरकार ने करवाया था सर्वे, और इसी कारण यूपी सरकार ने सर्वे कराया कि भाई कितने रजिस्टर हैं, कितने रजिस्टर नहीं हैं। और तो और एसआईटी भी गठित है। और ये लोग ये जो आरोप लगते हैं कि मदरसों की विदेशी फंडिंग होती है,
उसमें न जाने बच्चों को क्या क्या सिखाया जाता है, जो अवैध मदरसे हैं वहां पर इलीगल काम होता है। तो इस तरीके की पूरी जांच एसआईटी कर रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं, तकरीबन 560 मदरसे ऐसे हैं जो कि सरकार से आर्थिक मदद उनको मिलती है। मदरसा बोर्ड उच्च शिक्षा के स्तर पर देता है डिग्री। देखिए अभी तक क्या होता था, जो अब सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया है कि अभी तक डिग्री भी देते थे, यूजी यानी कामिल, पीजी यानी फाजिल, और ये पूरी की पूरी ताकत है मदरसा बोर्ड के पास। पारंपरिक शिक्षा में एक अगर हम डिप्लोमा बोलते हैं तो उसको यहाँ पर कहा जाता है कारी। ये सारी शिक्षाएं, ये सारी डिग्रियां दी जाती हैं और इसमें स्टडीज क्या होती हैं, कुरान के पाठ और शिक्षण में एक्सपर्टीज हासिल करना और उसको प्रमाण करना। इसमें एग्जाम्स भी होते हैं। बोर्ड के द्वारा हर साल परीक्षाओं का आयोजन होता है। और देखिए आपने सुना होगा मुंशी मौलवी, ये सबको जो ये 10वीं की कक्षा होती है तो उसका जो एग्जाम कराते हैं वो मुंशी मौलवी कराते हैं। फिर अगर आप 12वीं की परीक्षा देखेंगे, उनका जो इम्तिहान कराते हैं तो वो आलिम कराते हैं। इनके सबको ये पद दिए हुए हैं और इनकी ये सब टर्मिनोलॉजी है मदरसे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आ गए। यानी मैं आपको बता दूं कि बाकी सभी जितने भी शिक्षा संस्थान हैं वो तो शिक्षा मंत्रालय के पास चले गए, लेकिन जो मदरसे हैं वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के पास आ गए। अब तीसरा पॉइंट हमारा कि क्या होता है मदरसा। अब देखिए अगर मैं इस्लाम धर्म की बात करती हूँ तो कहा जाता है कि इस्लाम धर्म को जानने के लिए रास्ता मदरसे से होकर जाता है, क्योंकि वहां पर आपको सारी शिक्षा दी जाती है इस्लाम धर्म की। मदरसे में मजहबी तालीम, तालीम किसे कहते हैं, पढ़ाई को, तो मजहबी तालीम कराई जाती है। मदरसा एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है पढ़ने का स्थान। और देखिए इसमें 3 तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं, 3 तरीके की कैटेगरीज होती है, जैसे कि दीनिया, इसमें कुरान, हदीस, तफसीर, फिक़ह, इस्लामिक इतिहास, ये सब पढ़ाया जाता है। दूसरा आधुनिक भी पढ़ाया जाता है, जैसे कि विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी। फिर इसमें संयुक्त में सब कुछ नैतिक शिक्षा दी जाती है, अरबी सिखाई जाती है, उर्दू सिखाई जाती है, सामाजिक विज्ञान सिखाया जाता है। और इसमें कई तरीके के बोर्ड्स होते हैं, जैसे कि दारी उलूम देवबंद, नदवातुल उलमा, मदरसा बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर मैं आपको बताती हूँ, कैटेगरीज की बात ही करती हूँ, तो देखिए धार्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। और अगर कुछ तो होते हैं कि देखिए जिनको गवर्नमेंट फंडिंग मिलती है और कुछ तो फ्री पूरा का पूरा स्टडीज करवाते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो फीस भी लेते हैं बच्चों से, और जो फीस होती है वो 170 रुपए से लेकर 350 तक की फीस होती है। और महिलाओं को इसमें छूट दी जाती है, यानी बच्चियों को इसमें छूट दी जाती है। और अगर अब हम मदरसा के इतिहास के बारे में बात करते हैं तो भारत में पहला मदरसा 1191 से 92 में बना था और ये अजमेर में खुला था। मोहम्मद गौरी का उस टाइम पे शासन हुआ करता था। और देखिए अगर मैं यूनेस्को की बात करती हूँ तो उन्होंने ये बताया है कि 13वीं शताब्दी में मदरसों की शुरुआत हुई थी। मुगल सम्राटों ने मदरसों को प्रोत्साहन दिया, यानी उन्होंने पूरा एक नेटवर्क बिल्ड किया और उसमें से खासकर अकबर ने ये पूरा का पूरा एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाया। फिर जब अंग्रेजों का राज आया तो उन्होंने मदरसों पर नियंत्रण स्थापित किया, यानी अंग्रेज चाहते थे कि सिर्फ इसमें इस्लामिक स्टडीज नहीं हो, लेकिन इसको इन्होंने ओरिएंटल कॉलेज में बदल दिया। वो चाहते थे कि कानूनी और राजनीति पढ़ाई भी इसमें हो। फिर जब आज़ादी मिली भारत को, तो आज़ादी के बाद भारत में मदरसों का आधुनिकीकरण हुआ। किस तरीके से उसमें विज्ञान को जोड़ा गया, गणित को जोड़ा गया, दूसरे जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं जो अक्सर स्कूल में पढ़ाए जाते हैं उनको जोड़ा गया। तो ये है इतिहास। और देखिए अगर हम फंडिंग की बात करते हैं, वैसे तो हमेशा कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहता ही है, लेकिन अमूमन सरकार के द्वारा फंडिंग आती है, एनजीओ के द्वारा फंडिंग आती है, धार्मिक संगठन भी फंडिंग करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे भी लोग दान देते हैं मदरसों को। और देखिए धन का स्रोत यानी जो सोर्स है वो हमेशा से एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है मदरसों से रिलेटेड। और देखिए ये मैंने जो स्क्रीनशॉट लगाया है ये उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन का मैंने लगाया है। और अगर आपको इसके बारे में और डिटेल्स चाहिए तो आप इनकी जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके सारी डिटेल ले सकते हैं कि किस तरीके के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, किस तरीके के। आप देखिए कि इधर पूरा का पूरा लिखा हुआ है कि अगर प्राइमरी लेवल की पढ़ाई होती है तो उसको तथानिया कहा जाता है, हाई स्कूल लेवल की पढ़ाई होती है तो उसको फुकानिया कहा जाता है। और देखिए इसमें जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उन सब की डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। और अगर मैं अर्ली हिस्ट्री की बात करती हूँ कि किस तरीके से पहले कहा जाता है, ये सारी की सारी देखिए मोहम्मद साहब सबसे पहले टीचर थे और उन्होंने अपने जितने भी फॉलोअर्स थे उनको सफ़ा में वहाँ पर ये टीचिंग्स दी थी। और जैसे ही हिजर हुआ यानी माइग्रेशन हुआ उसके बाद इसको मदरसे को मदीना में स्थापित किया गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए कुरान की तालीम दी गई, हदीस पढ़ाई गई और इस तरीके से जितनी भी इस्लाम की स्टडीज़ हैं। फिर उसमें एथलेटिक्स भी जोड़ा गया।
मार्शल आर्ट्स भी जोड़ा गया, जिसमें आर्ट ऑफ वॉर, हैंड राइटिंग, कैलीग्राफी, हॉर्स राइडिंग, ये सब आर्ट सिखाए गए उतने जितने भी फॉलोअर्स थे। और कहा जाता है कि इस वक्त जो मोरक्को है वो पूरे पुरानी ओल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है मदरसे से रिलेटेड। और अगर मैं आपको बताती हूँ 900 एडी में मदरसा एक हायर एजुकेशन का सिस्टम बन चुका था। तो देखिए, अब मैं आपको 5वें पॉइंट में ये बताने वाली हूं कि ये तो मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी, लेकिन अब इस पे राजनीति कैसे गर्मा गई है। अब मैं आपको कुछ बाइट सुना रही हूं कि कैसे नेताओं ने इस पे प्रतिक्रिया दी है, कैसे मौलवियों ने इस पे प्रतिक्रिया दी है, और अब इस फैसले से किस तरीके से राजनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज़ को ये इजाज़त देती है कि वो अपनी मर्जी से अपने स्कूल, अपने मदरसे, अपनी यूनिवर्सिटीज़ बना सकते हैं और चला सकते हैं। ये बहुत साफ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आर्टिकल 25 मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसके बावजूद अगर कोई अदालत ऐसा फैसला देती है, कोई सरकार इस तरीके का फैसला देती है जो संविधान के खिलाफ है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं और ये सही फैसला है कि मदरसे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही चलाए जा रहे हैं और अक़लियतों को, मुसलमानों को हक हासिल है कि वो अपनी मर्जी के मदरसे चलाएं। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि भारतीय जनता पार्टी, जिन लोगों के हाथों में सरकार है, उनका एक माइंड सेट है। वो इस देश के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी को परेशान करना चाहते हैं। इस तरीके के तरह तरह के मदरसा उनके लिए बड़ा मुद्दा है, उनके लिए तलाक बड़ा मुद्दा है, उनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बड़ा मुद्दा है, उनके लिए वक्फ बड़ा मुद्दा है। देश के अंदर सारे मुद्दे छोड़कर ये मुद्दे जो मुसलमानों से मुताल्लिक हैं और उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े मुद्दे हैं। और चूंकि वो सरकार में है, सत्ता में है, इसलिए उनके पास ताकत है कि ये खिलवाड़ कर सकें, इसलिए वो करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ी अदालत है और उसका फैसला कोई डिनाई नहीं कर सकता। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, तो ये फैसला बड़ा खुशाइंद है, इसको वेलकम किया जाना चाहिए। हमारी बहुत देरीना शिकायत है अदालतों से, खुसूसन निचली अदालतों से, ज़ेली अदालतों से। उनके फैसले सिर्फ इस मामले में नहीं, बहुत सारे मामलात में हकीकत के खिलाफ, इंसाफ के खिलाफ आते हैं। इसी तरह का एक फैसला हाई कोर्ट ने किया था, जिसमें इनको गैर कानूनी करार दिया गया था और ये मदरसे के चलाने के निज़ाम को ही असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको कुछ ऑब्जर्वेशंस के साथ, लेकिन मोटे तौर पर अगर ये देखा जाए तो ये एक अच्छा फैसला हुआ है। हम इस फैसले का खैर मकदम करते हैं। इस बात को जो CJI ने अपने उसमें ऑब्जर्वेशन में कहा है कि जियो और जीने दो, ये जुमला बहुत मानी रखता है। आज की तारीख़ में भारत का मुसलमान अपने आप को बहुत डेमोरलाइज्ड फील कर रहा है, डिफरेंट रीज़न से, एक नहीं बहुत सारे रीज़न्स हैं। तो ऐसे में ये फ़ैसला जो है वो मैं समझता हूँ कि सभी लोगों के लिए, इंसाफ पसंद शहरियों के लिए बड़ा इत्मीनान बख्श होगा। तो मैं इसके ऊपर एक मरतबा फिर यूपी मदरसा बोर्ड एसोसिएशन जो है, टीचर्स एसोसिएशन जो है, उनको भी उनकी लड़ाई को उन्होंने जिस तरह लड़ा है, उनको भी मुबारकबाद देकर इसको एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करना चाहिए। देखिए, मदारिस के ताल्लुक से जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ये निहायत ही खुशाइन फैसला है। और इस फैसले से न सिर्फ मदरसों में पढ़ने वाले, बल्कि मदरसों से मुंसलिक वो तमाम हजरात जो संवैधानिक हक के लिए सुप्रीम कोर्ट में मदरसा एक्ट की और मदरसों के वक़ार के लिए मजबूत पैरवी कर रहे थे, वो तमाम हजरात मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इसलिए कि मदरसों ने हमेशा इस मुल्क में तालीम को फ़रोग़ देने के लिए और जहालत के ख़ात्मे के लिए काम किया है।
कुछ अरसे से ये एक फिजा बनाने की कोशिश की जा रही है कि मदरसों को बदनाम किया जाए, मदरसों के तालीमी निज़ाम को दरहम बरहम करने की कोशिश की जाए और मदरसों के वक़ार को, मदरसों के स्टेटस को मजरूह किया जाए। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला निहायत खुशाइन फैसला है और मुझे लगता है कि मदरसा इस फैसले के बाद मदरसों में पढ़ने वाले और मदरसों से मुंसलिक वो तमाम हजरात जो कहीं ना कहीं शक और शुबे का शिकार थे, अब मजबूती से तालीम के मैदान में अपना काम बखूबी अंजाम देंगे। कोर्ट का फैसला आया है 2007 को, जो फैसला था मदरसा एक्ट को सही ठहराया है क्या? हम लोग सुप्रीम कोर्ट ने जो मदरसों के सिलसिले में फैसला दिया है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसका हम लोग दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है जो उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट है, जो कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने खुद बनाया था, उसको किस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जा सकता था। और फिर हम लोग अपने इन मदरसों को मुल्क के आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 30 के तहत रन करते हैं और हम लोग अपने मदरसों में बच्चों को 90% बच्चों का एजुकेशन कम्प्लीटली फ्री फूडिंग, लॉजिंग और ट्यूशन देते हैं। तो ये ऑलरेडी एजुकेशन का, तालीम का एक बड़ी खिदमत है। लेकिन हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद लोगों में बड़ी मायूसी पैदा हो रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स, उनके घर वाले और टीचर और स्टाफ को बड़ी राहत मिली। आलिम फाजिल की जो डिग्री बताई गई वो शायद रोकने की बात सामने आ रही है। यानी जो आलिम फाजिल की डिग्री के सिलसिले में जो बात कही गई है, उसको जाहिर सी बात देखा जाएगा कि एग्जैक्टली क्या बात है और उस पर लीगल ओपिनियन लेने के बाद ही कोई बात कही जाएगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एक्ट 2004 को कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है, उसका हम लोग दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था, उससे लोगों में बड़ी मायूसी पैदा हो गई थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फ़ैसला दिया है, इससे हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में जो स्टाफ है, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं और उनके पेरेंट्स हैं, उन्होंने एक राहत की सांस ली है। और सभी के लिए बात होनी चाहिए कि हम लोग अपने मदरसों को मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 30 के तहत रन करते हैं, जिसमें बहुत वाज़े तौर पर यह बात कही गई है कि ऑल माइनॉरिटीज़ वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। तो इसी के तहत हम लोग ये मदरसे चला रहे हैं और हम लोग अपने मदरसों में इस बात को भी इंश्योर करते हैं कि बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन दी जाए, जिसमें कि इस्लामी एजुकेशन के साथ साथ इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और साइंस भी पढ़ाई जाती है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को हम लोग वेलकम करते हैं और इस सिलसिले में जो फाजिल और कामिल की डिग्री के बात कही गई है, उसको हम लोगों की लीगल टीम स्टडी करने के बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगी। इस सिलसिले में हमारे जितने भी एडवोकेट्स ने जो पूरी कंप्लीट स्टडी के बाद अपनी बात और कामयाबी के साथ अपनी बात कोर्ट के लिए के सामने रखी और इतना बड़ा जजमेंट आया है, उसके लिए हम तमाम एडवोकेट्स को भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। शिक्षा बोर्ड को वैधानिक करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कहेंगे? देखिए, कोर्ट के फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो संविधान में व्यवस्था दिया, उस संविधान के तहत फैसला आया है। उस फैसले में हम लोगों को क्या कहना है, जो मदरसा बोर्ड बना है, सरकार 800 करोड़ रुपया देती है अल्पसंख्यक बच्चों को पढ़ाने के लिए हर साल तनख्वाह 800 करोड़, और ये मुसलमानों के दुश्मन मुसलमान ही हैं। वो प्रबंधक जो हैं आपस में लड़ते हैं, अब पढ़ाते नहीं हैं। आपने देखा होगा प्रयागराज में कि मदरसा में नकली नोट छप रही है। मदरसा खुला है पढ़ाने के लिए, न कि आपको नकली नोट छापने के लिए। आपने अभी संत कबीर नगर में देखा कि उस वीडियो को अगर देखा होगा तो 80,000 तनख्वाह पाने वाला अपने प्रिंसिपल का नाम नहीं बता रहा है मास्टर। विद्यालय में कितने बच्चे हैं, 1 लाख रुपया महीना तनख्वाह पाने वाला अध्यापक नहीं बता पा रहा है कि बच्चे हमारे क्लास में कितने हैं। तो ये ऐसे लोगों की जांच हो रही थी। जांच में अगर जो दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो निर्दोष है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट तो कहा है, कई चीजें उसमें छोड़ा है कि अगर ये चीजें हरकतें होती हैं तो फिर उस पर कार्रवाई हो। मदरसा बोर्ड अपनी जगह कायम है, मदरसा बोर्ड अपना काम करे, जिस मकसद से बना है वो मकसद करे, नकली नोट न छापे। देखिए, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उस फैसले के अनुरूप जो भी माननीय न्यायालय ने जो भी दिशा निर्देश दिए होंगे,
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उसको फॉलो करेगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हमेशा मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए, मदरसा शिक्षा के माध्यम से जो मुस्लिम नौजवान हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले, इस नियत के साथ काम किया है। योगी सरकार ही ने आगे बढ़ के मदरसा शिक्षा में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर हो, इसके लिए CRT का कोर्स लागू किया। हमने मदरसों में स्पोर्ट्स एक्टिविटी, साइंस एग्जीबिशन, मदरसों में कंप्यूटर लैब्स, इसको इंट्रोड्यूस करने का काम किया। तो निश्चित तौर पे मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए जो भी चीज़ आवश्यक होगी, हमारी योगी सरकार उन तमाम चीज़ों को जरूर करेगी। तो सुना आपने कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में ये जो बड़ा फैसला आ गया। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में अभी उपचुनाव भी होने वाले हैं, उससे पहले एक नया नैरेटिव भी बिल्ड हो गया है। आप एक बार ओवैसी का ये पोस्ट भी देखिए। उत्तर प्रदेश के मदरसा अधिनियम को आज सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक करार दिया। योगी सरकार की लगातार कोशिश रही है कि मदरसों को बदनाम किया जाए और उन्हें गैर कानूनी कहा जाए, शायद इसलिए क्योंकि यूपी सरकार ने 21,000 मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को अभी तक उनकी तनख्वाह नहीं दी है। ये शिक्षक दीनी तालीम नहीं बल्कि विज्ञान, गणित वगैरह पढ़ाते थे। 2022-23 तक तकरीबन 1,628 करोड़ की तनख्वाह बकाया थी। उम्मीद है कि अब जल्द से जल्द बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। तो देखिए, ये एक बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और जैसे ही मदरसों का अब उनको कानूनी सुरक्षा मिल गई है, तो अब आगे इसको चुनावी तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे ज़रूर बताइए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। आपसे फिर मुलाकात होगी।